वॉट आर द क्रिटिसिजम्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दे रखे हैं, ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा निंदा हुई है। इट हैज मेट विद वाइड एंड वेरिड क्रिटिसिज्म। कोई भी चीज हमारे संविधान में ऐसा तो है नहीं कि अनक्रिटिसाइज वे में गई हो। जो क्रिटिक्स के आर्ग्यूमेंट हैं वो क्या क्या है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। मतलब यहां पर ओवरऑल क्या है कि पार्ट 3 की ही क्रिटिसिज्म हो रही है। अब एक बात मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं अच्छी तरीके से। अगर कल को क्वेश्चन ये आता है एज जनरल तरीके से, तो बुकों में ये दे रखा होता है फंडामेंटल राइट्स, राइट, इसकी क्रिटिसिज्म क्या है। लेकिन कल को अगर इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है ना कि पार्ट 3 की क्रिटिसिज्म अगर लिखो, ठीक है, पार्ट 3 की क्रिटिसिज्म लिखो, तब भी बता रहा हूं यही क्वेश्चन रहेगा, यही आंसर रहेगा। एक ही बात हुई कि नहीं हुई, बताओ? एक ही बात है। और हर चैप्टर के अंदर जो हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन सबको कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे क्रिटिसाइज करा गया है कि नहीं करा गया? हमने देखा ना, इसमें हर एक चैप्टर के अंदर एंड में आता है क्रिटिसिज्म ऑफ दिस, क्रिटिसिज्म ऑफ दैट, है ना, ये चीज है। तो नंबर 1 पॉइंट है एक्सेसिव लिमिटेशंस। एक्सेसिव लिमिटेशंस मतलब क्या? देखो अशप्रीत, फंडामेंटल राइट्स ना सबको इसलिए दिए गए थे क्योंकि वो फंडामेंटल है, ये मौलिक अधिकार हैं नागरिकों की वेलबींग के लिए और उनके वेलफेयर के लिए। दे आर वेरी मच फंडामेंटल, राइट। लेकिन हर एक फंडामेंटल राइट में रोक टोक है। मतलब कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, राइट। 100% हम उसको लिमिट नहीं कर सकते। जब भी कोई परिस्थितियां, कोई सिचुएशंस हमारे सामने आएंगी तो उनकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, हाँ कि ना, है ना। अब जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो क्रिटिसाइजर हैं, वो ये बोलते हैं ये लिमिटेशन थोड़ी बहुत नहीं, काफी ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट के अंदर है। दे आर सब्जेक्टेड टू इनन्यूमरेबल एक्सेप्शंस, रिस्ट्रिक्शंस, क्वालिफिकेशंस एंड एक्सप्लेनेशन। तो क्रिटिक्स ने यह बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक हाथ में तो वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का तोहफा रख देता है और दूसरे हाथ से उसे हमसे छीन भी लिया जाता है। यानी कि एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से देना, एक हाथ में देना दूसरे हाथ से छीन लेना। एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट है जसपत रॉय कपूर, ये इस हद तक गए फंडामेंटल राइट को क्रिटिसाइज करने में। इन्होंने बोला ये जो चैप्टर है पार्ट 3 के अंदर जो कि डील करता है फंडामेंटल राइट से, इसको ना रीनेम कर दो, इसका नाम कर दो लिमिटेशंस ऑन फंडामेंटल राइट्स। लक्ष्मीकांत जी ने थोड़ी सी स्पेलिंग गलत करी हुई है, लिमिटेशंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, या उन्होंने बोला या इसका नाम कर दो फंडामेंटल राइट्स एंड लिमिटेशंस देयर ऑन, कि फंडामेंटल राइट्स और उसके साथ एसोसिएटेड लिमिटेशंस क्या क्या है। उसके बाद नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में आपको कोई भी सोशल या इकोनॉमिक राइट देखने को मिलते हैं? ईशा, मुझे एक बात बताओ, क्या कोई भी मौलिक अधिकार इस बारे में बात करता है कि नागरिकों का अधिकार बेसिक मिनिमम इनकम के लिए इतना होना चाहिए, अपना गुजारा करने के लिए इतना होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान का गुजारा करने के लिए, ये सभी को बीइंग अ नागरिक, बीइंग अ भारतीय नागरिक, इतना अधिकार तो बेसिकली मिनिमम तौर पर सबको मिलेगा ही मिलेगा? बताओ। सबसे पहला अधिकार हमारी सांसों से आता है कि नहीं आता? बताना जरा। अगर हम जीवित ही नहीं रहे तो बाकी सारे अधिकारों को हम क्या एंजॉय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताओ। नहीं कर सकते। और हमारी जो सांसें और हमारा जो जीवन है वो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ से ही चलता है, रोटी कपड़ा मकान, यानी कि फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग। क्या इसकी बात किसी भी मौलिक अधिकार के अंदर करी गई है, फंडामेंटल राइट के अंदर करी गई है?
ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, क्योंकि यहां पर सिर्फ बात करी जाती है एज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि सोशल और इकोनॉमिक राइट्स की यहां पर बात ही नहीं करी गई है। ठीक है, क्या मतलब फंडामेंटल राइट्स के अंदर पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स, इनमें से किसकी बात नहीं करी गई है? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर किसी भी प्रकार की प्रोविजन नहीं है फॉर इंपॉर्टेंट सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स लाइक राइट टू सोशल सिक्योरिटी, पेंशन वगैरह, राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू रेस्ट, बंधुआ मजदूरी कोई ना करवाता रहे, ओवर टाइम ना करवाता रहे, शरीर को निचोड़ ना ले, एंड राइट टू लेजर, राइट टू फ्री टाइम भी पर्सन के पास होना चाहिए। दीज राइट्स आर अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ एडवांस डेमोक्रेटिक कंट्रीज, लेकिन भारत के संविधान में ऐसी कोई बात नहीं करी गई है। ऑल्सो जो सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं पुराने यूएसएसआर और जो अर्सवेल यूएसएसआर, आज के टाइम में आप कह लो कि रशिया और चाइना के, वहां तक ये राइट्स गिवन है। लेकिन लक्ष्मीकांत का ना, चलो एक बारी मैं पहले पूरा पढ़ाता हूं फिर आपको बताता हूं। ठीक है, नो क्लैरिटी, फंडामेंटल राइट्स बड़े ही ज्यादा, अगर वो इतने ही इंपॉर्टेंट है तो इतने ज्यादा, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं इतने ज्यादा वेग, वो इनडेफिनाइट और एम्बिगुअस मैनर में, यानी कि धुंधले धुंधले क्यों डाले गए हैं? जो वेरियस फ्रेजेस और वर्ड्स जो यूज हुए हैं इन चैप्टर के अंदर, लाइक पब्लिक ऑर्डर, ये शब्द, माइनॉरिटीज, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, पब्लिक इंटरेस्ट, ये क्लियरली डिफाइन कौन करेगा? जो लैंग्वेज यूज करी गई है इनको डिस्क्राइब करने के लिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है एंड कॉमन मैन इसको नहीं समझ सकता। तो ये आर्ग्यूमेंट करी गई है, आरोप लगाया गया है संविधान के ऊपर हमारे, दैट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय लॉयर्स फॉर द लॉयर्स। ये वाला क्रिटिसिज्म हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी देखा था इसमें, है ना, कि इसकी लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, दैट इज मेड फॉर द लॉयर्स। सर आइवर जेनिंग्स, ही कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज पैराडाइज फॉर लॉयर्स। ये वाली बात हमने पहले भी पढ़ी है, फ्रेज है ना जिसमें, याद होगा आपको। ठीक है, तो ये वाली बात यहां पर फंडामेंटल राइट के कंटेक्स्ट में भी इन्होंने बोली। ठीक है, दैट सिंस इनकी लैंग्वेज ऐसी है कि लॉयर्स के द्वारा बनाई गई हो और लॉयर्स ही इनको इंटरप्रेट कर सकें, तो इसको ऐसा बोला गया है दैट इट इज अ पैराडाइज फॉर लॉयर्स। ये वाली बात बोली सर आइवर जेनिंग्स ने। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है ना, ये यूपीएससी में तो नहीं आते कि किसने कॉन्स्टिट्यूशन को पैराडाइज फॉर लॉयर्स बोला, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपको एमपीपीएससी, यूपीपीएससी और बिहार पीएससी में देखने को मिल सकते हैं, और इवन लोकसभा एंड राज्यसभा के प्रोटोकॉल के पेपर्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद क्रिटिसिज्म लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है नो परमानेंसी। ऐसा बोला जाता है दे आर नॉट सैक्रोसेंक्ट या फिर इम्यूटेबल। क्यों? मतलब सैक्रोसेंक्ट और इम्यूटेबल का मतलब होता है, सैक्रोसेंक्ट का वैसे मतलब होता है पवित्र, जिसकी पवित्रता मेंटेन हो, सेक्रेटनेस मेंटेन हो। इम्यूटेबल जिसको कोई छेड़ ना सके। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, तो ये सैक्रोसेंक्ट और इम्यूटेबल तो नहीं हो सकते, क्योंकि पार्लियामेंट जो है इनको कर्टेल कर सकता है और उनको एबॉलिश कर सकता है। एज फॉर एग्जांपल एबॉलिशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, जैसा कि 1978 में कर दिया गया। मतलब उनकी इंटेंसिटी को कम करना तो छोड़ो, 7 फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट थी ओरिजिनली जो संविधान निर्माताओं ने दी थी। पार्लियामेंट ने अपनी पावर को यूज करके इस लिस्ट को मिनिमाइज कर दिया, 6 मौलिक अधिकारों पे ला दिया, इसको खड़ा करके 7 से। तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं, क्रिटिसाइजर्स इसको ये बोलते हैं, अगर ये प्रक्रिया एक बार हो चुकी है तो फंडामेंटल राइट्स कैन बिकम अ प्ले टूल, ये खिलौना बन सकते हैं इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियंस, इनकी मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि संविधान को अमेंड करके फिर तो ऐसे कोई भी चीज छेड़ी जा सकती है कि नहीं? जो जुडिशरी ने एक, मतलब क्रिटिसाइजर बोल रहे हैं थोड़ा सा टॉन्ट मारने के लिए, कि भाई साहब जुडिशरी ने जो ये एक नया खिलौना ला दिया बाजार में, एक नई नौटंकी पेश कर दी है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये सिर्फ एक प्रकार से लिमिटेशन है पार्लियामेंट की अथॉरिटी पर कि फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल या अबॉलिश करा जाए।
इट इज ओनली अ लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट कि इसको कर्टेल करा जा सकता है, अबॉलिश करा जाता है, अब अबॉलिश करा जा सकता है कि पार्लियामेंट के पास जो पावर है फंडामेंटल राइट को, इसको सुप्रीम कोर्ट जो है एक प्रकार से बस लिमिटेशन ही लगा सकता है। यानी कि क्रिटिसाइजर बोलते हैं इस बात में कोई दम नहीं है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट जो सस्टेन हो जाती है इन द सिचुएशंस लाइक नेशनल इमरजेंसी, वो अलग बात है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को किसी का बाप तक नहीं छेड़ सकता। ये एक और दाग धब्बा है कि हम ये बोलते हैं कि राइट्स ये कितने एफिकेसियस है, इनकी कितनी एफिकेसी है, कितना इंपैक्ट है। ये जो प्रोविजन है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस लाइक नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट को सस्पेंड करा जा सकता है, ये डेमोक्रेसी की जड़ को काटने जैसा है। एक ऐसे देश में जहां पर हम लाखों करोड़ों इनोसेंट लोगों के राइट्स को हम सस्पेंड कर रहे हैं, कटेल कर रहे हैं, कट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस तरीके से। कॉन्टिन्यूस जेपार्डी का मतलब है कि मतलब जब तक सरकार की इच्छा अनुसार अगर ऐसा होता रहेगा तो होता ही रहेगा, इस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स फंडामेंटल राइट जो है दे शुड बी एंजॉयबल इन ऑल सिचुएशंस, चाहे इमरजेंसी हो चाहे इमरजेंसी ना हो। राइट? सही है ये वाली बात? समझ में आया? बताओ। और मैं आपको इस शब्द का मतलब एक बार डिक्शनरी मीनिंग प्रॉपर तरीके से दिखा देता हूं, ताकि जब भी आप इसको लेक्चर देखो तो आप इसको लिख सको। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ जेपार्डी का मतलब डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है इसका। डेंजर ऑफ लॉस और हार्म और फेलियर, एट रिस्क, कोई भी चीज होना। ठीक है, इसका हिंदी में मीनिंग ये होता है खतरा। वापस आके देखो, कॉन्टिन्यूस इनोसेंट लोगों के, लाखों करोड़ों लोगों के जो राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम की जड़ कट जाती है इनके सस्पेंशन होने की वजह से, और लाखों लोगों के राइट जो है वो कॉन्टिन्यूस जेपार्डी के मतलब कॉन्टिन्यूस खतरे में रहते हैं कि जब तक इमरजेंसी चलती रहेगी तो हो सकता है कि ये हो सकता है ना इस बार कि कहीं पे कर्फ्यू वगैरह लगा और इनोसेंट लोगों को फिर गोली भी मार दी जाए। ऐसे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस मतलब हालांकि हम यहाँ पर इमरजेंसी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने जैसा कि मार्शल लॉ पढ़ा इसमें, वहां पर भी सिटीजन के साथ कुछ भी करा जा सकता है, और वहां पर तो ऑफिसर्स को तो एक लिबर्टी भी होती है कि उनका कोई जुडिशियल रिव्यू वगैरह नहीं हो सकता है ना, ये चीज। उसके बाद बात करते हैं एक्सपेंसिव रेमेडी की। जुडिशरी हैज बीन मेड रिस्पॉन्सिबल कि वो इनको डिफेंड, इन फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड करेगा और प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, कि लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट है और जो एग्जीक्यूटिव है अननेसेसरी इन फंडामेंटल राइट्स में इंटरफेयर ना करे। लेकिन जुडिशियल प्रोसेस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि एक ही तारीख के अंदर सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। फिर नॉर्मल इंसान जो होता है, जो कॉमन मैन होता है, जो कोर्ट की तारीखें, वकीलों को इतना पैसा देना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको लगता है कि छोड़ो यार, जाने ही दो, जो मेरे साथ हुआ शायद से मेरी किस्मत ही होगी। क्रिटिसाइजर यहां पर ये कह रहे हैं, आलोचक यहां पर ये कह रहे हैं कि जुडिशियल प्रोसेस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, और इसके एक्सपेंसिव होने की वजह से कॉमन मैन जो है वो कोर्ट वगैरह में जाने से, वकीलों को पैसा देने से और कोर्ट में अपना केस पेश करने से हिचकिचाता है। तो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है ये बेसिकली रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बेनिफिट करते हैं, क्योंकि गरीब जनता या जिसके पास पैसे कम हो या कोर्ट वगैरह की प्रक्रिया वो ना जानता, वो वैसे भी नहीं जाएगा। फिर बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन की। जो क्रिटिक्स हैं दे एजर्ट दैट जो प्रोविजन है प्रिवेंटिव डिटेंशन की अंडर आर्टिकल 22, इट टेक्स अवे द स्पिरिट एंड सब्सटेंस ऑफ द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स। क्यों? क्योंकि पर्सन ने यहां कोई गुनाह ही नहीं करा है, उसको किसी एक शक के बेसिस पर अरेस्ट कर लिया जा रहा है कि वो पर्सन जो है सोसाइटी को हार्म कर सकता है। यहां पर सबसे बड़ा खतरा यह आता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, अगर ऐसी किसी को अरेस्ट कर लिया जाए शक के बेसिस पर, तो ऐसे तो फिर किसी को भी करा जा सकता है ना? बताओ।
इट कन्फर्स आर्बिट्रेटरी पावर्स ऑन द स्टेट एंड निगेट्स इंडिविजुअल लिबर्टी। इट कन्वर्ट्स मतलब ये जो है, ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये स्टेट को आर्बिट्रेटरी पावर दे देता है कि किसी को भी अरेस्ट कर लो, और इंडिविजुअल की लिबर्टी इससे खतरे में आ जाती है कि नहीं? तो इट जस्टिफाइज द क्रिटिसिज्म कि जो भारत का जो संविधान है, इट डील्स मोर विद द राइट्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द इंडिविजुअल देन विद द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट। यानी कि स्टेट यहां पर ज्यादा हावी है प्रिवेंटिव डिटेंशन की वजह से इंडिविजुअल के मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट, एज कंपेयर टू कि इंडिविजुअल ज्यादा हावी हो अगेंस्ट द स्टेट। नोटेबली कोई भी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड कंट्री जो है पूरी दुनिया में, आज तक किसी कंट्री ने प्रिवेंटिव डिटेंशन को इंटीग्रल पार्ट नहीं बनाया अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसा कि इंडिया में करा गया है, ऐसा क्रिटिसाइजर्स कहते हैं। अब एक बात बताओ, ऐसे पर्सन के दिल में कभी भी रिस्पेक्ट आ सकती है कि भारत के संविधान या दो क्या कहते हैं अच्छा नागरिक बनने के लिए, कि जिसको शक के बेसिस पर अरेस्ट कर लिया गया हो? सोसाइटी क्या इसको अच्छी नजरों से देखेगी? पुलिस अगर इसको अरेस्ट करके लेकर जा रही है और ये नाम आ जाए कि जब तक चुनावी प्रक्रिया चल रही थी तो ये पर्सन 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन या 3 महीने ये पर्सन हाउस अरेस्ट पे या फिर ये जेल में रहा शक की बुनियाद पर, तो पक्का क्रिमिनल ही होगा, पक्का चोरी होगा। क्या इसके लिए फिर नॉर्मल जिंदगी बिताना, काम धंधा दोबारा लेना, उस एरिया में अपने घर परिवार के साथ इज्जत की रोटी खाना क्या आसान होगी? कल को ऐसा पर्सन अगर अपनी पे आ जाए तो ये बंदूक नहीं उठा सकता क्या लोकतंत्र व्यवस्था के खिलाफ? बताओ, कल को क्रिमिनल बन सकता है कि नहीं बन सकता ऐसा पर्सन? नो कंसिस्टेंट फिलोसफी अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स। जो चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स पर, ठीक है, इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ एनी फिलोसफिकल प्रिंसिपल। सर आइवर जेनिंग्स ने ये एक्सप्रेस करा है उनका व्यू दैट ही सेड दैट फंडामेंटल राइट्स प्रोक्लेम्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे आर बेस्ड ऑन नो कंसिस्टेंट फिलोसफी। ये किसी एक फिलोसफी के ऊपर बेस्ड नहीं है। सर आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला कि जो थ्रेड है 19th सेंचुरी का, 20th सेंचुरी के लिबरलिज्म का, इट रन्स थ्रू इट। लिबरलिज्म का मतलब क्या? लिबर्टी देना। लेकिन देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द ब्रिटेन इन इट, ठीक है, जो हमें काफी ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस जो सैनिकों को मिला ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, ठीक है, उनके जो उन्होंने हम पे कब्जा वगैरह कर रखा था, हुकूमत जमा रखी थी यहाँ पर। तो देयर इज एविडेंस ऑफ डिजायर टू रिफॉर्म सम ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशंस विद टाइम, और सर्कमस्टांसेस उसके लिए डेवलप इंडिया में हुए भी। द रिजल्ट इज अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, जो कि 24 आर्टिकल्स हैं, जो कि कुछ ज़्यादा लेंथी हैं और कॉम्प्लेक्स हैं, उनकी लैंग्वेज इतनी ईजी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड लॉज हैं, उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। डोंट वरी, आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर आइवर जेनिंग्स जो है अपने बस क्रिटिसाइज कर रहे हैं मतलब इस चीज़ को, कि ये किसी फिलोसफी के ऊपर बेस्ड नहीं है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी एक फिलोसफी के ऊपर बेस्ड है। क्रिटिक्स ये कहते हैं दैट दिस क्रिएट्स डिफिकल्टी फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इन इंटरप्रेटिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी पैदा करती है कि जब कोई चीज़ किसी फिलोसफी के ऊपर बेस्ड नहीं, क्योंकि कभी कभार आपको पता है ना, कभी कभार क्या, बहुत ज़्यादा जैसे क्राइम वगैरह में कभी कभार इंटेंशन भी देखी जाती है ना, ठीक है। द क्रिटिक्स सेड दैट दिस क्रिएट्स डिफिकल्टी फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इन इंटरप्रेटिंग फंडामेंटल राइट्स। ओके, ये चीज़ ठीक है? बताओ ये चीज़ सबको समझ में आई? क्या? ये हाँ, राइट टू रेस्ट एंड राइट टू लेजर, मतलब क्या कहते हैं, नहीं, राइट टू रेस्ट एंड लेजर एक ही बात होती है। मतलब थोड़ा सा आराम करने का भी, और एंटरटेनमेंट करने का भी सबको यार अधिकार है। वरना देखो, बर्नआउट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भी कोई हो जाएगा। अब स्कूल अगर है, अगर 16 घंटे 18 घंटे चला दिया जाए कि हिंदुस्तान के बच्चे बहुत ज़्यादा वो बनेंगे, पूरे टाइम ही अगर वो पढ़ाई में बिताएंगे तो उल्टी सीधी चीज़ों में उनका ध्यान नहीं जाएगा, ये तो कोई बात नहीं हुई ना, ये चीज़ है, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।